दोस्तों, आप लोग को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध बहुत ज्यादा अब बढ़ चुका है। रिसेंटली जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर ईरान ने अटैक किया है। बहुत सारे लोगों की उसके अंदर जान गई है। यह अटैक धीरे धीरे और बढ़ता हुआ चला जाएगा जब तक कि दोनों में से एक की कमर ना टूट जाए। मैं कौन सी बैकबोन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक बैकबोन की। अगर दोनों देशों में से ईरान या फिर इजराइल दोनों में से किसी की भी इकोनॉमिक बैकबोन अगर टूट जाती है तो उसके बाद में युद्ध रुक जाएगा। लेकिन वो आखिरकार टूटेगी कैसे और तोड़ेगा कौन, ये क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ईरान की बात करूं, ईरान अगर इजराइल की बैकबोन को तोड़ना चाहता है तो वो उसकी आयरन डोम को समाप्त करेगा, क्योंकि आयरन डोम के अंदर जो तामीर मिसाइल का इस्तेमाल होता है, एक मिसाइल की जो कीमत है वो है 50 लाख रुपए। अगर वो मिसाइलें खत्म हो जाती है इजराइल के पास में, तो इजराइल के पास में अब उतना पैसा बचेगा नहीं कि वो वापस से रिटेलिएट करे, और इसके आधार पर ईरान जो है वो अटैक करके इजराइल के ऊपर अटैक करके इस युद्ध को जीत सकता है। अगर इजराइल को इकोनॉमिक बैकबोन तोड़नी है ईरान की, तो फिर वो क्या कर सकता है? उसके जितने भी ऑयल प्लांट्स हैं उसको तबाह कर सकता है, उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर सकता है, और जहां पर भी इसके वेपन्स रखे हुए हैं उनको तबाह करके इजराइल इस युद्ध को जीत सकता है। लेकिन अब यह युद्ध जो है वो एक भीषण स्थिति के अंदर पहुंच चुका है। आप लोग को पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा था, आज लगभग 2-2.5 साल बीत चुके हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अंत में जाकर यह रिजल्ट सामने आया कि भारत की मध्यस्थता से अगर भारत मीडिएटर का रोल अदा करता है तो वो युद्ध जो है वो रुक सकता है। तो अगर युद्ध की पहले वाली स्थिति में हम लोग जाएं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उससे पहले ही कोई समझाइश कर दी जाती तो आज इस स्थिति में लोग जो है वो नहीं मारे जाते। भारत अगर पहले ही इतना एक्टिव हो जाता, देखिए भारत का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि भारत पहले से ही नॉन अलाइन कंट्री रहा। ये तो इन लोगों ने आकर कहा था कि हमारा जो है वो कोई सेटलमेंट कराइए, और भारत इसके अंदर सक्षम है। आज इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ चुका है उसके अंदर अगर कोई देश मीडिएटर के तौर पर आ सकता है तो वो भी भारत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ईरान और इजराइल एक दूसरे की बैकबोन पर कैसे हमला कर सकते हैं, और ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ईरान इस युद्ध को कैसे जीत सकता है, वो आज हम लोग बात करेंगे। तो रिसेंटली एक आर्टिकल का हम लोग जिक्र करेंगे, हाउ इजराइल कुड स्ट्राइक ईरान ऑयल साइट्स, मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट, इन 3 पर अटैक करके वो इस युद्ध को जीत सकता है। उससे पहले देखिए, ईरान एंड इजराइल अवॉइडेड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। रिसेंटली क्या हुआ है, अब वो सीधा मैदान में आ गए हैं। इससे पहले कभी भी ईरान ने और इजराइल ने सीधे तौर पर डायरेक्टली जो है वो युद्ध नहीं लड़ा है। जैसे हम लोग कोल्ड वॉर की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया और यूएसए ने कभी भी जो है वो आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ा। वो तो क्यूबा मिसाइल जो तैनात की गई थी क्यूबा के अंदर रशिया के द्वारा, उसके बाद में फिर यूएसए ने भी टर्की के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात की। दोनों को लगने लगा कि अब एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही युद्ध जो है वो रुका। मतलब कोल्ड वॉर की कंडीशन के अंदर युद्ध चलता रहा, और बाद में फिर धीरे धीरे रशिया कमजोर हुआ और फिर युद्ध अपने आप रुक गया। वैसे ही आज ये स्थिति यहां पर भी है। तो ईरान और इजराइल ने कभी भी आमने सामने युद्ध नहीं किया है, एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर इन्होंने किया है, जिसको हम लोगों ने शैडो वॉर जो है उसका नाम दिया है। लेकिन अब दोनों मैदान में उतर चुके हैं। ईरान हैज नंबर ऑफ सेंसिटिव टारगेट, ईरान के पास में बहुत सारे सेंसिटिव टारगेट्स हैं। मतलब ईरान के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव टारगेट हैं, जैसे इंक्लूडिंग ऑयल प्रोडक्शन साइट्स, दूसरा है मिलिट्री बेस, और फिर है न्यूक्लियर साइट। तीनों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि इजराइल जो है इस युद्ध को कैसे जीत सकता है। बड़ा जबरदस्त आज का लेक्चर होने वाला है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, सबसे पहले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, इसके बाद में यमन के अंदर होतीज, फिर यहां पर गाजा के अंदर देखेंगे हमास। ये सारे के सारे ईरान के द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होते हैं। अब बेसिकली यहां पर जो गवर्नमेंट रन करती है, जैसे हम लोग बात करें सऊदी की बात करें, तो सऊदी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। अगर मान लीजिए कि सपोर्ट करती है इस युद्ध को, तो देखिए सऊदी अरेबिया भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है इस पूरे के पूरे युद्ध के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री है और उसके पास में ऑयल के रिजर्व्स जबरदस्त हैं। वो पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है इधर उधर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है। यमन के अंदर, लेबनान के अंदर, हमास के अंदर ईरान के द्वारा समर्थित जो ग्रुप्स हैं जो कि आज इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर काम में आ रहे हैं। वो बेसिकली ईरान के द्वारा ही वहां पर बनाया गया है।
अब देखिए इस मैप के अंदर आप लोग देखेंगे कि इजराइल बहुत छोटा है और ईरान कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी छोटी सी बाउंड्री होने के कारण 1967 के अंदर जो 6 डे वॉर चला था अरब कंट्रीज के साथ में, उसको इजराइल ने जीत लिया था। क्योंकि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने यूथ को हमेशा मिलिट्री की ट्रेनिंग दी है और ये कहा है कि आपको कभी भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। हमेशा वो वॉर के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने वेपन चलाना सीखा है, उनका एजुकेशनल सिस्टम ही कुछ इस तरीके से रहा है। तो बेसिकली ईरान को भी आज वो हरा सकता है अगर उसकी इकोनॉमिक बैकबोन जो है वो तोड़ दी जाए। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग स्टडीज करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें फोकस कंसंट्रेशन की जरूरत है और साथ में ये जरूरत है कि आपकी मेमोरी के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन रजिस्टर होनी जरूरी है। लेकिन वो रजिस्टर क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपके पास में डिस्ट्रक्शन काफी सारा है। तो हमने 100 टेक्निक्स आप लोग को बताई हैं जिसके बेसिस पर आप लोग ये सीख पाएंगे कि आखिरकार मेरे जीवन से, लाइफ से वो डिस्ट्रक्शन कैसे खत्म हो सकता है और पोर्नोग्राफी को मैं कैसे अलविदा कह सकता हूं। तो आप एक बार इस कोर्स को जरूर अवेल कीजिएगा, बहुत बेहतरीन कोर्स है। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप पोर्नोग्राफी नहीं भी देखते हैं तो आपको लाइफ के अंदर ये पूरा का पूरा एक सक्सेस करके दिखाएगा। इसके साथ में आप लोग 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। हमारी डेली 9 PM पर लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। जीके जीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को तैयार कर रहे हैं। डेली आपका लाइव सेशन होता है जिसमें क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर डायमेंशन में क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। पीडीएफ आपको दी जाती है और टेलीग्राम पर क्विज भी आप लोग को अवेलेबल करवाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। इजराइल को अगर अटैक करना है ईरान के ऊपर तो 3 यहां पर पॉइंट है। ऑयल प्रोडक्शन साइट्स हैं, मिलिट्री बेसिस है और न्यूक्लियर साइट्स हैं। इनके ऊपर अटैक करके वो ईरान का पूरा जो इकोनॉमिक बैकबोन है उसको तोड़ सकता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम लोग ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ मिलियन सबसे पहले जो आता है वो यूएसए ही आता है। 15 मिलियन बैरल जो है वो पर डे ऑयल का प्रोडक्शन करता है। सेकंड नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर आता है रशिया और चौथे नंबर पर अभी कौन है? वो है इराक और 5वें नंबर पर है ईरान। 5वें नंबर पर ईरान है और लगभग पूरे विश्व का 3% जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो ईरान की तरफ से होता है। भारत की अगर बात करें तो भारत लगभग 10वें नंबर पर है और 2.5 मिलियन बैरल जो है पर डे इंडिया का जो है वो ऑयल प्रोडक्शन है। अगर हम लोग ईरान की ऑयल इंडस्ट्रीज की बात करें तो आप लोग को पता है कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जो कि दूसरे देशों को ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यूएसए ने बार बार सैंक्शंस लगाकर ईरान की जो इकोनॉमी वो पहले से ही खराब कर रखी है। क्योंकि ईरान ने कई बार ये कोशिश की है कि वो हार्मुज जो वाटर स्ट्रेट है उसको वो रोक दे। लेकिन ईरान ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अपने देश के अंदर चलाए थे उसके बारे में कभी भी यूएसए को नहीं बताया या फिर किसी भी कंट्री को नहीं बताया। इससे यूएसए नाराज हुआ और यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और यह कहा कि कोई भी ईरान से अब ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेगा। इससे ईरान की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल पर आई और ईरान की जो न्यूक्लियर ऑयल जो फैक्ट्रीज हैं, फैसिलिटीज हैं, वो बिल्कुल डाउनफॉल पर आ गई थी। तो मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल ऑन खर्ग जो आइलैंड है जो कि स्थित है पर्शियन गल्फ के अंदर। इस मैप को आप लोग देखिए, इस मैप में आप लोग देखेंगे तो ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाली एक वाटर स्ट्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मुज वाटर स्ट्रेट। हार्मुज वाटर स्ट्रेट को कई बार ईरान ने इसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, क्योंकि उसने ये कहा है कि यूएसए जब जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएगा और हमारी इकोनॉमी डाउन जाएगी तब तब हमने हार्मुज वाटर स्ट्रेट को बंद करना है। इससे क्या होता है कि इससे पर्शियन गल्फ के अंदर चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, यहां से यूएई हो जो कि ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं कर पाते और जितने भी शिप्स हैं वो पूरी तरीके से लॉक हो जाते हैं। तो ईरान जो है वो अपना खेल खेलता रहता है, कई बार ऐसा हो चुका है। इसीलिए उसने कहा है कि पर्शियन गल्फ से जितना भी ऑयल का एक्सपोर्ट होगा वो इससे प्रभावित हो सकता है। ईरान प्रोड्यूसेस अबाउट 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे और पूरे वर्ल्ड का जो सप्लाई करता है वो 3% सप्लाई ऑयल ईरान की तरफ से होता है। इट्स बिगेस्ट कंज्यूमर इज चाइना। देखिए भारत को यहां पर एज मिल सकता है, इंडिया को यहां पर एज मिल सकता है। कैसे? इंडिया को युद्ध जीतना है, सीधी सीधी बात है। चाइना कभी भी पीठ पीछे वार कर सकता है, हमको तैयार रहना चाहिए। अगर चाइना को ऑयल मिलता है ईरान से, अब देखिए ईरान अगर इसको ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, और वो बंद कब होगा? यूएसए के दबाव के अंदर या फिर इंडिया जो है वो ईरान को अपने पक्ष में कर ले और यहां से इसका कट ऑफ हो जाए, तो चाइना की जो बैकबोन है वो यहां से टूट सकती है और हम लोगों को एक एज जो है वो भी मिल सकता है।
इसके बाद में हम लोग बात करें कि जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भी एक बार ये कहा है कि बेसिकली हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिरकार ईरान की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में हम लोग क्या करें। लेकिन अभी तक ये डिस्कशन के दौर पे ही चल रहा है, जो बाइडेन ने इसके तौर पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। फिर हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर ये जो ऑयल जो साइट्स हैं, अगर इजराइल इसको खत्म कर देता है और उसके बाद में ईरान को पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो कर पाएगा इजराइल। अगर हम लोग न्यूक्लियर साइट्स की बात करें, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स मेनली 4 न्यूक्लियर साइट हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नातनाज। ये वाली नातनाज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण साइट है। सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है। इसके साथ में इस्फान, इसके साथ में बुशहेर, ये जो है अराक, फोर्डाउ, ये बेसिकली क्या है, यहां के न्यूक्लियर साइट है। और इन पर अटैक करना इसलिए आसान है क्योंकि बेसिकली एक तो है वेस्टर्न साइड में, और साथ ही के अंदर इजराइल के पास में जो वेपन्स है वो बड़े जबरदस्त है। इसलिए अगर यहां पर अटैक होता है तो न्यूक्लियर पावर जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है ईरान का। इजरायली ऑफिशियल्स हैव सेड दे हैव नो इमीडिएट प्लान। इजराइल के पास में कोई इमीडिएट प्लान नहीं है टू स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। देखिए इजराइल इस बात को छिपाएगा, वो बताएगा तो है नहीं कि मेरे पास में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि ईरान को हम लोग तबाह कर देंगे, उनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे। लेकिन इजराइल तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको हम लोग अटैक करेंगे। लेकिन कोई ना कोई प्लान तो होगा। इजराइल इतना चुप बैठने वाला नहीं है क्योंकि ईरान ने हमेशा वहां पर यूरेनियम का प्रोडक्शन किया है और एनरिचमेंट जो है वो किया है। अब डीप अंडरग्राउंड ईरान ने क्या किया है कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको अंडरग्राउंड हमेशा बनाया है। 2012 के अंदर सबसे बेहतरीन जो न्यूक्लियर पावर, जैसे हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं, वेपन्स की बात करते हैं, तो ईरान ने सबसे बेहतरीन वेपन जो है वो 2012 के अंदर बनाए थे और वो भी सब कुछ अंडरग्राउंड था। एक ऐसा प्लांट ईरान के पास में है जो कि अंडरग्राउंड है और वो बड़ा जबरदस्त है। वुड बी हार्ड विदाउट हेल्प फ्रॉम द यूएसए। बेसिकली ईरान ने एक डीप ग्राउंड अंडरग्राउंड जो है वो बनाया, लेकिन यूएसए जो है इसमें जरूर साथ दे सकता है, यानी कि दिया होगा। बाइडेन सेड वेडनेसडे दैट ही वुड नॉट सपोर्ट एन अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट। मतलब वो जो है वो सपोर्ट नहीं करने वाले हैं कल को अगर इनके साइट्स के ऊपर कोई भी अटैक होता है। अगर हम लोग बात करें कि इजराइल जो है वो किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर वहां पर अटैक कर सकते हैं, तो हम लोग बात करते हैं इफ इजराइल वांट्स टू यूज दिस पावर एयरफोर्स to retaliate, its planes would have to fly long distances। उनके जो प्लेन्स है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। इन रीसेंट अटैक अगेंस्ट द हौतीज इन यमन, यमन के अंदर जो हौतीज हैं उनके ऊपर अटैक जब किए गए तो फिर इजरायली फोर्सेज ने फ्लू मोर देन 100 माइल्स टू अटैक पावर प्लांट्स एंड शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पर आसानी से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया हौतीज के ऊपर। इजराइल की हम लोग बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप के उनके पास में मिसाइल्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें लोरा की, तो वो उसकी रेंज जो कितनी है 280 किलोमीटर है। देखिए ईरान और इजराइल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर की है, उसको तो कवर करने वाली मिसाइल होनी ही चाहिए इजराइल के पास में। तो यहां पर अगर बात करें ज़ेरिको 3 जो है उसकी रेंज बड़ी जबरदस्त है, वो है 4800 किलोमीटर। तो ये इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के अंदर। ठीक है, अब देखिए आर्टिलरीज की बात करें तो आर्टिलरीज किसके पास में ज्यादा है, ईरान के पास में ज्यादा है। हेलीकॉप्टर्स ईरान के पास में ज्यादा है। सबमरीन्स ईरान के पास में ज्यादा है, क्योंकि सबमरीन 17 तो हैं ईरान के पास में और 5 ही किसके पास में है, वो इजराइल के पास में है। लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो डिफेंस का बजट खर्च होता है वो इजराइल का ज्यादा है, जबकि केवल $10 बिलियन ही किसका है, ईरान का है। मतलब ये बात तो कहनी पड़ेगी कि अगर इजराइल ने कोई पैसा खर्च किया है तो यूं ही व्यर्थ तो नहीं किया होगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया होगा। और जैसे आयरन डॉम हुआ है ना, डेविड शिलिंग्स हुआ, ऐसे कई सारे वेपन्स जो है वो इजराइल ने बना रखे होंगे। तो कल को अगर वाकई में लड़ाई होती है तो ये मान के चलना कि ईरान का जो S-400 है जो कि रशिया से इसने इंपोर्ट किया था उसको पूरी तरह से डैमेज भी कर सकता है इजराइल। और एक बार S-300 जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गया ईरान का तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये सीधी सीधी बात है। तो इजराइल जो है वो अब पूरी तरीके से एक फ्रंट टू फ्रंट वॉर के अंदर आ चुका है। बस अब रिजल्ट्स देखना बाकी है कि क्या होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसए की अब जल्द ही इसके अंदर एंट्री होने वाली है। यूएसए की एंट्री होगी, फ्रांस की एंट्री होगी, कई सारे देशों की इसके अंदर एंट्री होने वाली है। तो आप लोग ये डिसाइड कीजिएगा, ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कल को अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो वाकई में ऐसा कौन सा देश है जो कि मध्यस्थता के तौर पर इन देशों के बीच में एक सुलहनामा करवा सकता है।
चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अंदर 100 एडवांस टेक्निक मैंने आप लोग को बताई है ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सके। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। 100 दिन अभी हम लोग करवा रहे हैं और 75 डेज आप लोग ले सकते हैं 175 डेज का कॉम्बो के साथ में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।